तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, बहुत ही मार्मिक है। दोस्तों, इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए आप बने रहिए कौशल किशोर के साथ। शुरू करते हैं इस घटना को। अलीगढ़ की एक घटना है जो आपको शायद बहुत ही हैरान कर दे और बहुत ही परेशान कर दे, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है जब कोई एक कैदी बेगुनाह फांसी की सज़ा पर चढ़ रहा होता है, जबकि उसका कोई दोष भी नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष होता है। जो जान बचाने की कोशिश करता है उसी को ही फांसी की सज़ा हो जाती है। और फिर किस तरह से इस फांसी की सज़ा को वो अपनी बचा पाता है अपने आप को, और जो असली दोषी है, जो असली मुजरिम है, उसको किस तरह से फांसी तक पहुंचाया जाता है। इस घटना का जो जिक्र है वो ये है कि अलीगढ़ का रहने वाला राजेश कुमार, वो एक कंपनी में, क्योंकि एमबीए करने के बाद में वो एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है और अच्छी पोस्ट पे होता है, अच्छी जॉब मिलती है। उसके साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम रुचि होता है। रुचि और ये राजेश दोनों अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से इनकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के साथ साथ ये दोनों लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब दोस्ती में ये था कि ये जो राजेश है, जो रुचि है, एक दूसरे के साथ खाना पीना, मिलना जुलना, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक दूसरे के साथ हमेशा ये बने रहते थे, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी की कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी न कभी जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों की नज़र में जो आता है वो ये आता है कि कहीं न कहीं इनका एक प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के साथ हैं, या ये एक दूसरे के लवर हैं। अब इन सब घटनाओं को लेकर के एक इनके गांव का लड़का होता है, बिहार के रहने वाले राजेश, और इनके गांव का रहने वाला जो कटहरिया है, वो कटहरिया के रहने वाले दोनों लोग होते हैं। लेकिन ये अलीगढ़ में जो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ की एक कंपनी में जॉब करते हैं, और अलीगढ़ में दोनों लोग रहते हैं। अब जो दोनों लोग रहने वाले एक जगह के, और सब कुछ ठीक है, रुचि भी वहाँ के रहने वाली है, राजेश भी रहने वाला है। लेकिन राजेश का एक गांव का ही मित्र है जिसका नाम विनय होता है, ये भी उनके साथ रहता है। विनय और राजेश की दोस्ती बहुत अच्छी खासी है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। लेकिन जब विनय देखता है कि राजेश और रुचि की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है, और रुचि बहुत खूबसूरत और सुंदर है, लेकिन राजेश और रुचि के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक दोस्ती है, वो भी बहुत ही अच्छी दोस्ती। खाना एक साथ खाते हैं, बैठते एक साथ हैं, उठते एक साथ हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी इनके बीच का जो गलत रिश्ता है वो नहीं कायम होता है। लेकिन विनय को लगता है कि रुचि और राजेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो अलग हैं, वो कहीं ना कहीं लवर के हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेमी और प्रेमिका के साथ जी रहे हैं। इस प्रकार से जो विनय है वो सोचने लगता है। धीरे धीरे आने वाले समय में राजेश से विनय एक बात कहता है। विनय कहता है कि राजेश, मैं तुम्हारे गांव का हूं, मैं तुम्हारे साथ का हूं। बहुत ही प्यार से राजेश से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी और रुचि के बीच में जो प्रेम कहानी है वो अगर तुम्हारी पत्नी को पता चली तो बहुत ही आपके साथ बहुत ही बुरा गुजरेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रुचि के साथ एक रात मेरी गुजरवा दो। अब ये बात सुनकर के राजेश बहुत हैरान हो जाता है, और राजेश विनय को कई खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी मानसिकता गलत है, तुम इस प्रकार से गलत बात कर रहे हो। हमारे और बीच और जो रुचि है उसके बीच के जो रिश्ते हैं वो एक अच्छी दोस्ती है, इसको गलत मत समझो, और इस प्रकार से मत सोचो कि हम और रुचि कहीं ना कहीं लवर हैं, बल्कि हम एक अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन विनय की ये बात समझ में नहीं आती, और विनय इस बात को कहने के बाद में जब राजेश ने कई खरी खोटी और उनसे रिश्ते तोड़ने की बात की, तो विनय और राजेश अब बीच में कई प्रकार के मनमुटाव हो गए। विनय इनसे, जो राजेश हैं, उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगा, और विनय बहुत ही खफा है राजेश से, और क्योंकि राजेश ने विनय की कोई बात नहीं सुनी, विनय को उल्टा हड़काया धमकाया। लेकिन
गलती राजेश की नहीं थी, क्योंकि विनय की जो मानसिकता थी वो बहुत ही गलत थी। एक बार राजेश और रुचि की आपस में बात हुई, और बात होने के बाद में ये हुआ कि रुचि ने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे पर आना चाहती हूँ। और रुचि कई बार अपनी माँ को राजेश के बारे में और राजेश की अच्छाइयाँ गिनाया करती थी। तो राजेश को कई ऐसी चीज़ें थीं, जैसे घर की बनी खीर, लड्डू, ये सब बहुत पसंद थे। तो जो रुचि होती है वो कहती है कि मेरी माँ ने तुम्हारे लिए एक दावत दी है, संडे का दिन था, और रुचिकर ने कहा सैटरडे की शाम को कि माँ ने तुम्हें दावत दी है, तुम्हें घर पे आना होगा और खाना खाना होगा, तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा, खीर बनेगी। तो राजेश ने कहा कि मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तमाम सारे काम होते हैं। ऑफिस को छोड़ करके जब रूम पर रहते हैं तो वहाँ भी कई काम होते हैं ऑफिस के, तो इसलिए मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा। तो रुचि ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर मैं घर पे आ जाती हूँ। और रुचि संडे के दिन उसके घर पे आती है, और लगभग 12 बजे के आसपास। और 12 बजे जब रुचि उसके घर पे आई और बाकायदा खीर वगैरह बनवा करके ले आई, उसकी माँ ने जो बना करके दिया था कि राजेश को देना। राजेश खीर खाने का बहुत शौकीन है, और राजेश के लिए रुचि की माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई, और राजेश के पास तक वो खीर पहुंची। और लेकिन जब रुचि वहाँ पर पहुंची खीर लेकर के, तो राजेश ने कहा कि मान लो रुचि आई है तो मेरा भी फर्ज बनता है, कुछ ना कुछ तो सेवा की जाए, कुछ ना कुछ तो काम किया जाए, कुछ ना कुछ तो खरीदा जाए, रुचि के लिए लाया जाए, ताकि उसे ना लगे कि मैं वहाँ पर गई और खाली हाथ वापस आई। कुछ ना कुछ तो उसे सेवा करने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। तो राजेश जैसे ही रुचि पहुंची और रुचि से कहा कि तुम रूम में बैठो, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और कहा कि मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। राजेश गया, चाय लिए, समोसे लिए, और उसके पास जो कैश था वो नहीं था, पैसे कैश में थे नहीं। तो और उसका फ़ोन भी उस समय स्विच ऑफ होने वाला समय की बात थी। वो कहीं गया, फ़ोन को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में जो दुकान से ख़रीदा था होटल से, वहाँ पर पेमेंट किया। लगभग इन सब दौर में 45 मिनट का समय लगा, और 45 मिनट का समय लगने के बाद में ये हुआ कि राजेश वापस आया। और राजेश वापस आने के बाद में देखा कि जो रुचि है वो ज़मीन पर लेटी हुई है, और उसकी सांसें थम चुकी हैं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, ना कुछ बोल रही है ना कुछ। राजेश उसे हर तरह से जगाने की कोशिश करता है, उसके पैरों को सहलाता है, उसके हाथों को सहलाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुचि वापस दोबारा ना अपनी आंखें खोलती है, ना कोई बात करती है। रुचि बेचारी बहुत ही परेशान, हैरान है, अब वो करे तो क्या करे। अब इन सब मामलों में राजेश भी बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब उसने बाहर आवाज़ दी, बाहर तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर पुलिस आ गई। धीरे धीरे किसी ने फ़ोन किया, पुलिस आई। पुलिस ने राजेश को अपनी हिरासत में लिया, और रुचि की डेड बॉडी को, क्योंकि रुचि के अंदर जान नहीं थी, पुलिस वाले देखने के बाद समझ गए कि इसके अंदर दम नहीं बची है। राजेश को गिरफ्तार किया, और रुचि की डेड बॉडी को तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि ये मृतक है, इसकी जान जा चुकी है। तो उसका आखिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक टीम ने इसका रिसर्च किया, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो राजेश के थे। अब हर हाल में राजेश फंस चुका था। उस रुचि की हत्या जो हुई थी, मौत हुई थी, उसके पूरी तरह से राजेश पर उसका जुर्म था कि राजेश ने ही मारा है। आखिर राजेश के कमरे में आई और राजेश के ही फिंगरप्रिंट हर जगह पर थे। अब राजेश के इतने फिंगरप्रिंट मैच किए गए तो राजेश उसमें पकड़ा गया। राजेश को 2 साल तक जेल काटना पड़ा, और 2 साल तक जेल काटने के बाद में एक फैसला आया कि राजेश को फांसी की सजा दी जाए। जज ने यह आदेश कर दिया कि 28 जुलाई 2018 को राजेश को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। 28 जुलाई को जब राजेश को फांसी की सजा मुकर्रर की गई, 24 जुलाई को जो जेलर होता है
उसके पास एक आदेश आता है कि राजेश जो फांसी चढ़ने वाला है 28 जुलाई को, उससे बातचीत करो और कहो कि उसकी जो आखिरी इच्छा हो पूरी की जाए। तो राजेश से जेलर ने एक बात कही कि जो तुम्हारी आखिरी इच्छा हो वो बताओ, मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजेश ने कहा कि तुम पूरी नहीं कर सकते। अब जेलर हैरान कि सरकार में और कानून में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं पूरी की जा सकती। तो जेलर ने कहा कि बताओ तो क्या बात है, आखिर कौन सी आखिरी इच्छा है। तो राजेश ने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ फांसी से पहले। अब जेलर कुछ तो हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कानून में समझौता कैसे हो सकता है, आपको एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारने के लिए समय बड़ी मुश्किल से दिया जा सकता है, हो सकता है ना भी मिले। तो राजेश ने कहा कि और कोई इच्छा नहीं, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। तो जेलर ने कहा कि आखिरी इच्छा अगर आपकी आपकी पत्नी के साथ एक रात गुजारने की है तो मैं ज़रूर बात करूंगा, ऊपर तक बात करूंगा। और वो ऊपर तक बात करता है। आखिर जो है जेलर 2 दिन के अंदर ही 27 जुलाई को व्यवस्था करने के बाद में 27 जुलाई को 2018 को वो एक समय निर्धारित कर देता है कि आप अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजार सकते हैं, मगर उसके लिए कानून की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको अपनी पत्नी के साथ ज़रूर रहना है, लेकिन हम सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देखते रहेंगे और आपके आसपास बॉडीगार्ड लगाए जाएंगे, सिपाही लगाए जाएंगे, ताकि आपको देखते रहें, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई हानि ना हो। और 27 तारीख को राजेश की पत्नी को मैसेज गया और राजेश की पत्नी ने कहा कि ज़रूर मिलना चाहती हूँ मैं। और राजेश की पत्नी रात 8:30 बजे वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर कैमरे वगैरह की सारी व्यवस्था हो चुकी। तो कुछ दूरी पर कैमरा का जो सेटअप था, जो देखने की जरिया था, वहाँ पर जेलर ने अपना सब कुछ व्यवस्था कर ली। और जेलर ने कहा हम देखते रहेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको तुरंत ही वहाँ पर दरवाज़ा खुलवा करके निकाला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी पत्नी को मार दें, आपकी पत्नी आपको मार दे, या कोई ऐसी कोई घटना हो जाए। तो राजेश सारी बातों पर तैयार हुआ। 8:30 बजे 27 तारीख को राजेश की पत्नी कमरे के अंदर पहुंची। राजेश 9 बजे पहुंचा और आपस में जब एक दूसरे से मिले तो दोनों लोग रोने लगे। तो राजेश की जो पत्नी थी वो भी रो रही थी, राजेश भी रो रहा था। जेलर और ये सब इनके तमाम अधिकारी उस सीसीटीवी कैमरा के जरिए उस वीडियो को देख रहे थे। तो राजेश की पत्नी ने सीधा सवाल किया कि आखिर ये बताओ कि तुमने रुचि का कत्ल क्यों किया। बस बात यहीं पर आकर के रुकती है और राजेश खड़े खड़े रोता रहा, आंखों में आंसू भरे हुए। उसने कहा कि मैंने रुचि का कत्ल किया ही नहीं। तो अब रुचि का कत्ल तुमने किया नहीं जब उसकी पत्नी बोली, तो फिर तुम्हें फांसी की सजा क्यों। तो राजेश ने कहा कि सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि रुचि का जो कत्ल हुआ उसके जुर्म में मैं फांसी की सज़ा चढ़ने जा रहा हूँ। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, मुझे फिर भी इस बात का गम है कि रुचि मेरे कमरे पर आई और रुचि की हत्या हो गई। मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसने किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन अब मैं फंस रहा हूँ तो मुझे अपने आप के बचाव के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ रुचि चली गई वहाँ मैं भी चला जाऊँगा इस दुनिया से, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी कसम खाओ और कहो कि तुमने नहीं किया। तो राजेश अपनी पत्नी की कसम खाने के बाद कहा कि मैं और रुचि एक अच्छे दोस्त थे, मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। और ये बात मेरे बच्चों को मत बताना, वरना कानून से उनका भी भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि मैं झूठा इस केस में इन्वॉल्व हूँ और फांसी की सज़ा चढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन अब ये था कि फिर कत्ल किया तो किया किसने। तो रुचि ने, वो जो उसकी पत्नी होती है राजेश को, उसने कहा कि फिर किसने किया, आपको कुछ मालूम है, कोई शक है। तो उसने कहा कि मुझे ये शक है कि विनय ने एक बार ऐसी बात कही थी कि रात गुजारना चाहता है रुचि के साथ, मैंने मना किया, तो वो हो सकता है इस बात पर। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं वापस आ रहा था 45 मिनट के अंदर, जब मैं वापस पहुंचा हूं उस कमरे की तरफ, तब जो है उसका जो दोस्त होता है विनय, वो वहां से निकल चुका था। जबकि विनय कह रहा था मैं 10 बजे जाऊंगा, लेकिन वो 12 बजे निकला। लेकिन मैं जितने समय तक वहां पर नहीं रहा, उतने समय तक जो विनय था वहीं पर था।
और वो पास के कमरे में रहता था उसके, और वो रुचि भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। शायद विनय का हाथ हो सकता है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, अपनी पत्नी से कहते हुए इन सब बातों को बता रहा था। शायद अब जेलर और उनके खड़े हुए सिपाही इस बात को समझ चुके थे कि इसका दोषी राजेश नहीं है, और सभी लोगों के आंखों में आंसू भरे थे कि एक निर्दोष को हम फांसी की सज़ा चढ़ाने जा रहे हैं, जबकि दोषी बाहर आराम से फरार घूम रहा है। सब लोग बहुत ही दुखी थे, परेशान थे, हैरान थे। जेलर से लेकर के सिपाही और उनके उच्च अधिकारी तक सब के सब वहाँ पर अपनी आंखों में आंसू लिए फिर रहे थे। इन सारी बातों को होते होते समय गुजर गया, बातें आपस में चलती रहीं, बातचीत निकल गई, और समय जो है सुबह 4:30 से 5 बजे का टाइम हो गया। राजेश ने दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से निकल गया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी अब अपना सवारी का साधन करने के बाद में जेलर से कहा मेरी पत्नी को सुरक्षित मेरे घर पर पहुंचा दिया जाए, और मैं आपकी हिरासत में हूं, जहां ले चलना हो ले चलो। जेलर ने कहा कि ना आपकी पत्नी जाएगी अभी, ना आप कहीं जाएंगे, आप यहीं बैठो। राजेश को एक बात नहीं मालूम थी, क्योंकि जेलर ने ये बात बताई भी नहीं थी कि जेलर ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ वहाँ पर उसने वॉइस रिकॉर्डर भी लगा रखा था। वीडियो देखने के साथ साथ आवाज़ भी सारी सुनाई पड़ रही थी जेलर को, जो भी राजेश बता रहा था और उसकी पत्नी और राजेश के बीच में बातें हुई थी, जेलर ने पूरी तरह से सुना था। उसके आसपास जो देख रहे लोग वीडियो, वो भी सारे लोग इस बात को सुन चुके थे कि राजेश बेगुनाह है और इसका दोषी शायद विनय है। जब उस समय रुचि की डेथ हुई थी और उसकी डेड बॉडी पर कई सारे फिंगरप्रिंट मिले थे, सिर्फ 2 लोगों के, एक राजेश को और एक और फिंगरप्रिंट था, जिसे उस समय मैच करना उचित नहीं समझा गया, और ये समझा गया कि आखिर दोषी तो राजेश ही है, क्योंकि राजेश के हर जगह फिंगरप्रिंट मिले थे। तो जेलर ने कहा कि तुम शायद दोषी नहीं हो, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें बेगुनाही के तौर पर भी फांसी की सज़ा देने जा रहा हूँ। उसने ऊपर अधिकारियों से बात करने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर में विनय जो था उसको गिरफ्तार करने के बाद में उसके जो भी फिंगरप्रिंट थे और जो उस समय मिले हुए थे, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे मैच किया गया, तो पता लगा कि राजेश के आने से पहले जो उसके गला घोंटने के निशान थे वो इसके थे, जिसका नाम विनय था। तो कहीं ना कहीं विनय पर दोष पूरी तरह से आया। विनय को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने अपनी हिरासत में रेडार पर लिया, और जब पुलिस की रेड में वो फंसा तो पहले तो वो बयान देता रहा और ना करता रहा, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आई तो उसे लगा कि बताना ज़रूरी है, और वो टूट गया। और विनय ने पूरी हकीकत बता दी और यह बताया कि वो गुस्से में आकर के रुचि की जान ले ली, क्योंकि रुचि के साथ वो पहले से ही समय गुजारना चाहता था, लेकिन जब उस समय राजेश नहीं था तो ये गया और उससे बात की कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ। तो उसने मना कर दिया, और जब मना किया तो उसने उसकी जान ले ली, गला घोंट करके उसके ही दुपट्टे से उसे मार डाला। अपने जुर्म को कबूल किया, और कबूल करने के बाद में जेलर जो था वो राजेश को वहाँ से विदा कर देता है, और उसके लिए अगली प्रोसेस में उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। पर उस समय उस विनय को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, छानबीन के दौरान, जो भी स्टेटमेंट आए रिकॉर्ड करने के बाद में, ऊपर ऑफिसरों तक भेजने के बाद में, उसे निश्चित 28 जुलाई 2018 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और राजेश को बरी कर दिया गया। राजेश की मेहनत और मशक्क़त ने और एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारने की जो उसने ख्वाहिश की, अपनी मर्जी रखी, उन सब के साथ साथ एक निर्दोष राजेश कुमार की जान बच गई, और जो उसका असली दोषी था विनय कुमार, उसे फांसी की सज़ा हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद में आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था, बस आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था कि तमाम सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हम कुछ समझ नहीं पाते हैं और किसी निर्दोष को दोषी बना देते हैं, और कानून में तमाम बार ऐसी तरह से हो भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश की जो मेहनत थी
अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारने की जो ख्वाहिश थी वो इस सच को खोल देती है और राजेश को बरी कर दिया जाता है और असली दोषी विनय को फांसी की सजा पर लटकाया जाता है। तो इस सज़ा के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में, इस घटना के बारे में जो आप समझे हो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं कल रात नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।